भी आ जाओ क्लास में। हाँ, सभी क्लास में आ जाओ। सभी को हैप्पी धनतेरस। ठीक है, चलो। इतिहास वाला हम पढ़ रहे थे और हम पहुंचे थे वैदिक काल में। वैदिक काल का हमने नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन कर लिया था कि वैदिक काल के जो स्रोत हैं हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं, मतलब साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं। क्लियर है सबको? चलो, आज हम पर्टिकुलर पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। ठीक है, हमने देखा था, हमने वैदिक काल को दो भागों में बांट लिया था। सबसे पहला क्या था, एक तो उत्तर वैदिक काल और एक ऋग्वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का टाइम हमने क्या बताया था, 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व के मध्य रहा, और 1000 से लेके 600 के मध्य क्या रहा हमारा, उत्तर वैदिक काल। क्लियर है सबको? चलो, चलो अब शुरू करते हैं सीधा, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को हम पैरेलली पढ़ेंगे। जैसे ऋग्वैदिक काल खत्म होगा उसमें हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, लेकिन टॉपिक्स हमारी सेम रहेंगी। ठीक है, हमारा रहेगा राजनैतिक जीवन, फिर रहेगा सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन के बाद रहेगा धार्मिक जीवन, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस टॉपिक को फिनिश करेंगे। क्लियर है सबको? चलो, तो सबसे पहले राजनैतिक जीवन आप पॉइंट डाल लो। उत्तर वैदिक का सबसे पहले लिखो ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। ऊपर कट तो नहीं रहा? कट रहा है? हाँ, चलो, ऋग्वैदिक काल हेडिंग डाल लिया। ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले आप लिखोगे राजनैतिक जीवन, राजनीतिक भी लिख सकते हो, राजनीतिक जीवन। अगर किसी को आवाज का होगा तो एक बार बता देना कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, चलो, राजनैतिक जीवन, राजनैतिक दशा, जो भी आप हेडिंग करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जीवन के साथ में आप स्लैश करके दशा भी लिख सकते हो, राजनैतिक दशा, दशा या जीवन। क्लियर हो गया? चलो, अपन सबसे पहले एकदम छोटी इकाई से शुरू करते हैं। हम अपने घर से बात करते हैं। क्लियर है? हमारा घर भी क्या होता है, किसी ना किसी एक सशक्त के हाथ में क्या रहता है, चलता है। मतलब हमारे घर के कोई ना कोई मुखिया रहते हैं, उनके अंडर में क्या रहती है, पूरी फैमिली जो है रहती है। तो ऋग्वैद काल में था गृह। ठीक है, बोर्ड में लिखा है गृह, आप लाइन से लिखते हुए चलो, जो आवाज सुन के लिख रहे हैं। क्लियर है? लिखो गृह। गृह का मुखिया होता था कुलप या पिता। गृह का मुखिया होता था कुलप या पिता। शुक्रिया यशस्वी, आपको भी धनतेरस की शुभकामनाएं। ठीक है, तो हमारा जो गृह होता था, हम सबसे छोटे इकाई से शुरू कर रहे हैं। राजनीतिक दशा के रूप में हम सबसे छोटे इकाई के रूप से शुरू कर रहे हैं। हमारा इकाई है हमारा घर, तो हम घर से शुरू कर रहे हैं। आप ध्यान रखना, घर को क्या बोलते थे, गृह बोलते थे, और गृह का मुखिया होता था कुलप या पिता। क्लियर है सबको? जो आवाज सुन के लिख रहे हैं वो लाइन से लिखते जाएं। सबसे पहला गृह, गृह का मुखिया होता था कुलप या पिता। क्लियर हो गया? चलो, दूसरा डालो ग्राम या गांव। दूसरा डालो ग्राम या गांव, और ग्राम या गांव के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। क्लियर है? ग्राम या गांव के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। ग्रामणी, गणित के एड़ा वाला ड़ा। ठीक है, ग्रामणी कहा जाता था। तीसरा लिखो विश या कबीला। तीसरा लिखो विश या कबीला। क्लियर है? विश या कबीला। तो इस कबीले के मुखिया को विषयपति कहा जाता था। विषपति या विषयपति दोनों ही चलेगा। क्लियर है? बोर्ड में लिखा है, जो मेरी आवाज सुन के लिख रहे हैं वो आराम से क्लियरली लिखेंगे, और जो देख के लिख रहे हैं वो बोर्ड को देख के लिख सकते हैं। विश या कबीला को विषयपति या विषपति कहते थे, और अंतिम रूप से चौथा आता था, वो था जन। चौथा जो था जन, और जन के मुखिया को राजा कहते थे। क्लियर से लिख लो, जन।
जन के मुखिया को राजा कहते थे, ठीक है। और ये जो जन था वो 4 से 5 कबीलों से मिलकर बनता था। क्लियर है सबको? जन के मुखिया को राजा कहते थे और जन जो है 4 से 5 कबीलों को मिलकर बनाया जाता था। यहां तक क्लियर हो गया? सबका लिखने वाला काम हो गया? चलो अब एक और देख लेते हैं। ये जो राजा था, ये राजा था, ऐसा कहा जाता है कि राजा का पद वंशानुगत था। राजा का पद वंशानुगत था, वंशानुगत था। राजा का पद वंशानुगत था मतलब क्या था कि जो उसके वंश से है उन्हीं से क्या है, राजा, उनका पोता, उनका बेटा, उनका ये, ऐसे लाइन से एक लिंक चलती जाती थी, ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसे भी प्रमाण मिले हैं, ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि सामंत या राजवंश में से, सामंत या राजवंश में से भी राजा का चुनाव किया जाता था, ठीक है। राजा का चुनाव किया जाता था, चुनाव किया जाता था। क्लियर है? एक बार फिर से बोल रहा हूं, ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत था, लेकिन हमें बहुत से ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि राजवंशों में से या सामंतों में से किसी उपर्युक्त या उपयुक्त व्यक्ति को राजा बनाया जाता था। क्लियर हो गया यहां तक सबको? लिखने का काम हो गया सबका? सबका हो गया लिखने का काम? क्लियर है? चलो, ये तो ऐसा था कि हम अपने परिवार से शुरू किए। हमने देखा परिवार का मुखिया पिता या कुलप, उसके बाद हम नीचे आ गए, हमने क्या देखा? कबीला। उसके बाद हमने ग्राम देखा, ग्राम का मुखिया ग्रामड़ी। उसके बाद हम कबीला देखे, कबीले का मुखिया को हम क्या बोलते थे? विषयपति। उसके बाद चौथे रूप में हम आए जन, और जन के मुखिया को हम कहते थे राजा। क्लियर है सबको? और राजा जो था वो एक जन का क्या होता था? मुखिया होता था। और जन किससे बनता था? 4 से 5 विष या 4 से 5 कबीलों को मिलाकर बनाया जाता था। यहां तक क्लियर हो गया? तीसरा और लास्ट पॉइंट ये था कि भाई राजा का जो पद था वो वंशानुगत था, लेकिन हमें कई बार कहीं ऐसे प्रमाण भी मिले हैं जिसमें यह पता चलता है कि राजवंश में से या सामंतों के बीच में से भी राजा का चुनाव किया जाता था। क्लियर है यहां तक सबको? मैं बोर्ड का मिटा रहा हूं, जिसको स्क्रीनशॉट करना है कर लो, जिसको स्क्रीनशॉट करना है कर लो, ठीक है। चलो, है ना, बोर्ड में देखते रहना सभी लोग। जो लोग आवाज सुन रहे हैं एकदम आराम से सुनो, ठीक है। अभी हम राजनीतिक दशा के बारे में ही बात कर रहे हैं, और इस राजनीतिक दशा में आप एक चीज याद रखना, ऋग्वैदिक काल जो था तो वहां पे राजनीतिक दशा के रूप में या राजनीतिक संस्था के रूप में 3 बड़ी बड़ी संस्थाएं क्या करती थी? काम करती थी। क्लियर हो गया? ऋग्वैदिक काल में 3 ऐसी संस्थाएं थे जो राजनीति को क्या करती थी? बांध के रखती थी या उसके रूप में कार्य करती थी। सबको क्लियर हो गया है? फिर से बोल दे रहा हूं, ऋग्वैदिक काल में 3 ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाएं थी जो पूरे राजनीति को क्या करती थी? चलाती थी, ठीक है। उन संस्थाओं का नाम था, लाइन से पहले नाम लिख लो, सभा, समिति और विदत। सभा, समिति और विदत। वा में छोटी की मात्रा वी, दवात के दा और थन के था, विदत। क्लियर है सबको? चलो, अब ये याद रखना
ये क्वेश्चन जो है मतलब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा था। मेंस में ये क्वेश्चन 8 नंबर में आया था पूछने के लिए कि विदत के महत्व को समझाइए। क्लियर है? और ये आपको एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव में भी कभी भी पूछ सकता है। क्लियर है सबको? चलो अब मैं एक एक पॉइंट बोलते जाऊंगा और उसमें आप हेडिंग डाल के लाइन से लिखते जाना, जो मेरी आवाज सुन के लिख रहे हैं, और जो बोर्ड को देख के लिख रहे हैं वो उसको बोर्ड को देख के लिखते जा। ठीक है? सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे सभा। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे सभा। ठीक है? पहले आप हेडिंग डालोगे सभा। चलो सभा में पहला पॉइंट लिखो, मुख्यतः यह परिवार आधारित सभा थी। परिवार आधारित सभा थी। पॉइंट्स को लिखते जाना। मुख्यतः यह परिवार आधारित सभा थी। दूसरा पॉइंट लिखना, इस सभा में जो महिलाएं भाग लेती थी उनको सभावती कहते थे। ठीक है? महिला जो भाग लेती थी उन महिलाओं को क्या कहते थे? सभावती कहते थे। लिख लो, सभावती कहते थे। जो महिलाएं भाग लेती थी उन महिलाओं को सभावती कहा जाता था। क्लियर है सबको? ठीक है, सबको हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखो, ग्रामीण मामलों की चर्चा की जाती थी। 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 ठीक है? चर्चा की जाती थी। अब ये लास्ट वाला पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभा के अंदर का लास्ट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से लिख लेना। ठीक है? सभा के अंदर का लास्ट वाला पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको एक साथ अच्छे से लिख लेना। सभा जो थी वह राजनैतिक, सभा जो थी वह राजनैतिक, प्रशासनिक और न्यायिक कार्य तीनों करती थी। और न्यायिक कार्य तीनों करती थी। तीनों करती थी। क्लियर हो गया? सबको आवाज आ रही है? किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। मैं मैसेज देख रहा हूं इधर, है ना, मोबाइल में। मैं मोबाइल में मैसेज देख रहा हूं, किसी को डाउट होगा तो बताते जाना। ठीक है? हाँ, किसी का मैसेज नहीं आया है। देख लो, राजनीतिक जीवन में हमने शुरू किया परिवार वाला, वो पूरा खत्म हो गया। उसके बाद मैंने 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं बताया था, सभा, समिति और विदत। क्लियर है सबको? सभा, समिति और विदत। सबसे पहले हम सभा पे आए हैं। सबसे पहले हम सभा पे आए हैं। सभा का सबसे पहला पॉइंट क्या था? यह मुख्यतः परिवार आधारित सभा थी। सबसे पहला क्या था? यह मुख्यतः परिवार आधारित सभा थी। ठीक है? और उस जमाने में यानी कि ऋग्वैदिक काल में भी महिलाओं को इन सभाओं में भाग लेने का अधिकार था। ठीक है? तो महिलाएं जो इस सभा में भाग लेती थी उन्हें सभावती कहा जाता था। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट यह था कि ग्रामीण मामलों की चर्चा इस सभा में सबसे पहले की जाती थी। ठीक है? सभा में क्या किया जाता था? ग्रामीण मामलों की चर्चा की जाती थी। और चौथा यानी कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि जो हमारी सभा थी वो तीनों कार्य करती थी। ठीक है? वो राजनीति के रूप में भी कार्य करती थी, वो अपने पूरे कबीले को, अपने पूरे जन को चलाने के लिए एक प्रशासनिक भूमिका निभाती थी। और तीसरा, अगर कोई गलत काम करता था या कोई गलत चीजें करता था तो उसको दंड देने का काम यानी कि न्यायिक कार्य भी करती थी। क्लियर हो गया? सभा तीनों कार्य करती थी। राजनीतिक कार्य करती थी पहला, दूसरा प्रशासनिक कार्य करती थी और तीसरा न्यायिक कार्य भी करती थी। सबको क्लियर हो गया? तो ये सभा वाला पॉइंट यहां पे खत्म हो गया। अब हम आते हैं दूसरे, उस पे हमारी महत्वपूर्ण जो संस्था थी वो थी समिति। क्लियर हो गया? दूसरा हेडिंग डाल लो आप, समिति। ठीक है? चलो समिति में लिखो। सबसे पहला, इसमें
दार्शनिक मुद्दों पर चर्चा की जाती थी। दार्शनिक मुद्दों पर चर्चा की जाती थी। दार्शनिक मुद्दों पर चर्चा की जाती थी। दूसरा पॉइंट इसमें एक लिख लो, राजा के निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन से संबंधित निर्णय भी इस समिति में लिया जाता था। ठीक है, राजा का निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन, राजा का निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन। ठीक है, राजा का निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन क्या होता था? इस समिति के द्वारा ही किया जाता था। समिति के अध्यक्ष को इंसान कहा जाता था। समिति के अध्यक्ष को इंसान कहा जाता था। क्लियर हो गया? अब इसके लास्ट वाले 2 पॉइंट हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि सभा और समिति जनता द्वारा चुनी 2 परिषदें थी। जनता द्वारा चुनी 2 परिषदें थी। 2 परिषदें थी। परिषदें मतलब मैं एक बार आपको बता देता हूं। जैसे हमारे यहां क्या होता है, एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है। ठीक है, एक निम्न परिषद और एक उच्च परिषद, निम्न सदन और उच्च सदन। तो ये उस समय यह कहा जाता है कि सभा और समिति जो थी वो जनता के द्वारा चुनी गई 2 परिषदें थी। ठीक है, जनता के द्वारा चुनी गई 2 परिषदें थी। हो गया? लास्ट पॉइंट ये लिख लेना, 5वां, समिति के अंदर अभी हमने सभा में क्या देखा था कि सभा में राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक तीनों कार्य किया जाता था, लेकिन समिति को न्यायिक कार्य करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, समिति को न्यायिक कार्य का अधिकार नहीं था। न्यायिक कार्य का अधिकार नहीं था। आ गया समझ में? सभा और समिति में क्या डिफरेंस था? सभा में क्या था, न्यायिक कार्य भी करती थी, लेकिन जब हम समिति की बात किए तो समिति में क्या हो गया, न्यायिक कार्य का अधिकार नहीं था। क्लियर है? अब तुरंत तीसरा पॉइंट लिख लो, फिर मैं दोनों को एक साथ फिर से रिपीट कर दूंगा। तीसरा है हमारा, तीसरी महत्वपूर्ण संस्था है विदत। विदत, विदत। ठीक है, बोर्ड में देख लेना अगर लिखते ना बने तो, और जो मेरी आवाज सुन के लिख रहे हैं वो देख लें। वा में छोटी की मात्रा वी, दवात के दा और थन के था, विदत। क्लियर है सबको? चलो, तो ये जो हमारी विदत थी, ये विदत जो थी, इसमें पहला पॉइंट लिखना, ये जन्मदात्री संस्था थी। जन्मदात्री संस्था थी। किसकी जन्मदात्री थी? ऊपर की 2 संस्थाओं। जन्मदात्री संस्था थी किसकी? सभा और समिति की। सभा और समिति की। लिख दिया हूं बगल में ब्रैकेट में मैं। सभा और समिति की जन्मदात्री संस्था थी। यह आर्यों की सबसे प्राचीनतम, यह आर्यों की सबसे प्राचीनतम जनसभा थी। आर्यों की सबसे प्राचीनतम जनसभा थी। प्राचीनतम जनसभा थी। आर्यों की सबसे प्राचीनतम जनसभा थी। ठीक है, इसमें लास्ट लिख लो तीसरा, ये आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और न्यायिक सभी कार्य करती थी। सभी कार्य करती थी। ठीक है, हो गया सबको? इसी में एक लास्ट वाला पॉइंट है जिसको मैं यहीं पे लिखा दूं।
चलो रहन दो, अभी रहन देते हैं, पहले ये दोनों को समझ लो। फिर से वापस टॉपिक पे आ रहा हूं। हमने शुरू किया था राजनीतिक दशा। राजनीतिक दशा में हमने परिवार से शुरू किया था। हमने क्या बोला था? परिवार के मुखिया को पिता बोलते हैं। उसके बाद हम किस में आ गए थे? हम गांव में आ गए थे। हमने बताया गांव के मुखिया को ग्रामणी कहते हैं। फिर हम विष या कबीला में आए थे और हम बताए थे विष के मुखिया को विषयपति कहते हैं। और लास्ट वाला चौथा संस्था था वो था जन। जन के मुखिया को राजा कहते हैं। और ये जो जन है 4 से 5 कबीलों से मिलकर बनता है। यहां तक क्लियर हो गई थी। उसके बाद हमने कहा था कि ऋग्वैदिक काल में 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं थी जो पूरा कंट्रोल करती थी। ठीक है, तो उन संस्थाओं का नाम था सभा, समिति और विदत। क्लियर है सबको? सबसे पहले हम बात किए सभा की। सभा की बात किए। सभा में हमने बता दिया कि ये सबसे परिवार आधारित सभा थी, सबसे महत्वपूर्ण सभा थी। यहाँ पे न्यायिक, राजनैतिक और सभी कार्य किए जाते थे। ठीक है, और ग्रामीण मामलों की चर्चा की जाती थी। उसके बाद हम सीधा आ गए दूसरा समिति पे। ठीक है, जो आवाज सुन के लिख रहे हैं और अगर उनका छूट गया हो तो प्लीज अभी दोबारा बोल रहा हूं, सुन के लिख लें। क्लियर है? चलो, समिति का सबसे पहला पॉइंट क्या था? समिति में दार्शनिक मुद्दों पर विचार किया जाता था या चर्चा की जाती थी। ठीक है, समिति में दार्शनिक मुद्दों पर विचार किया जाता था या चर्चा की जाती थी। दूसरा पॉइंट समिति में मैंने यह बताया कि राजा के चुनाव से संबंधित जो भी निर्णय लिया जाता था वो समिति में लिया जाता था। ठीक है, राजा का निर्वाचन या पुनर्निर्वाचन समिति द्वारा किया जाता था। क्लियर हो गया है? दूसरा पॉइंट भी। तीसरा लिखो, समिति के अध्यक्ष को इंसान कहा जाता था। समिति के अध्यक्ष को इंसान कहा जाता था। यह भी क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट लिखो कि समिति में एक डिफरेंस यह था कि न्यायिक कार्य का अधिकार जो था वो समिति को नहीं था। न्यायिक कार्य का अधिकार समिति को नहीं था। वो धार्मिक कार्य करती थी, राजनीतिक कार्य करती थी, सामाजिक कार्य करती थी, लेकिन न्याय के ऊपर निर्णय देने का कार्य समिति का नहीं था। और हम ऐसा भी कहते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो सभा और समिति है ये जनता के द्वारा चुनी गई 2 परिषदें थी। क्लियर हो गया? अब तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं, उसका नाम था विदत। विदत। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि ये जो विदत है ये जन्मदात्री संस्था थी। क्लियर है? ये जन्मदात्री संस्था थी किसकी? सभा और समिति की। तो विदत के द्वारा जन्मदात्री संस्था के रूप में सभा और समिति का क्या हुआ? जन्म हुआ। और दूसरा इसमें समिति में ये याद रखना, समिति क्या करती थी? ये सारे कार्य को करती थी, लेकिन ये आर्यों की सबसे प्राचीनतम जनसभा थी। ठीक है, तो हमने पहले में सभा लिखा, दूसरे में समिति लिखा और तीसरे में विदत लिखा, लेकिन ये याद रखना सबसे पुरानी इसमें से विदत थी। क्लियर है? विदत सबसे पुरानी थी, इससे ही जन्म हुआ है सभा और समिति का। सबको क्लियर हो गया? विदत सबसे पुरानी है और इस विदत से ही जन्म हुआ है सभा और समिति का। जिसको स्क्रीनशॉट करना है जल्दी से कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो तुरंत आ जाओ सभी, अगला हेडिंग डाल लो। सामाजिक जीवन पहला अभी राजनीतिक हो गया, अब दूसरा हेडिंग डालो ऋग्वेद के अंदर ही सामाजिक जीवन। राजनीतिक खत्म हो गया, सामाजिक जीवन। ये सामाजिक जीवन के साथ स्लैश करके आप दशा भी लिख सकते हो। ठीक है,
सामाजिक जीवन या दशा, सामाजिक जीवन या दशा। पहला लिखो, उसके अंदर ना अब मैं जो सामाजिक जीवन लिखा रहा हूं ना उसके अंदर छोटी छोटी साइड हेडिंग बताते जाऊंगा, आप उसको एज इट इज लिखते जाओ। ठीक है, सबसे पहला सामाजिक जीवन या दशा हमने नई हेडिंग डाल लिए हैं। उसके अंदर में हम सबसे छोटी हेडिंग डाल देंगे साइड से, पारिवारिक जीवन या पारिवारिक दशा। क्लियर है? ठीक है, तो अब क्या हुआ, आर्य लोग जो थे अब उन्होंने खाना बदोशी छोड़ दिया। खाना बदोशी का मतलब समझते हो सभी लोग, एक स्थान में रहे, खाना बनाए रहे, कुछ दिन तक के निवास किए और वहां से क्या किए, फिर प्रवास करके कहीं अलग चले गए, फिर किसी दूसरे स्थान में रहे, वहां कुछ दिन रहे, फिर तीसरा चले गए। ठीक है, तो ये वाली जो जीवन शैली थी खाना बदोशी वाला, इसको त्याग दिया और मकान बनाकर रहना शुरू किए। ठीक है, खाना बदोशी को आर्यों ने त्याग दिया और एक जगह स्थिर होकर रहना शुरू किए। यहां पे क्लियर हो गया। सबसे पारिवारिक दशा में सबसे पहले क्या हुआ, उन्होंने खाना बदोशी को छोड़ दिया और खाना बदोशी छोड़ के क्या किया, उन्होंने एक परिवार के रूप में रहना शुरू किए। और ठीक है, इसके अंदर बस एक और पॉइंट लिख लो कि संयुक्त परिवार का प्रचलन था। संयुक्त परिवार का प्रचलन था। संयुक्त परिवार का प्रचलन था। संयुक्त परिवार का प्रचलन था और खाना बदोशी छोड़कर क्या किए ये लोग, घर बनाकर रहना शुरू किए। ठीक है, क्लियर हो गया है ना। चलो अब सीधा दूसरा हेडिंग डाल लो, स्त्रियों की दशा। अभी हम सामाजिक जीवन ही चल रहे हैं, इसी के अंदर आप दूसरा लिख लो, स्त्रियों की दशा। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, इनको लिखते हुए चलो, है ना, अचानक में आ सकता है कहीं पे भी। स्त्रियों की दशा और महिलाओं की दशा के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा किसी भी एग्जाम में, है ना, एसएससी या वो, क्योंकि अभी फिर से वुमन बिल पास होने वाला था जो कि अभी अटक गया है। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण वाला मुद्दा हमेशा से क्या है, एक ज्वलन समस्या बन के रह गया है, क्योंकि वो सशक्त नहीं हो पा रही हैं। तो स्त्रियों की दशा, सशक्त नहीं हो पा रही हैं मतलब महिलाओं को नहीं बोल रहा हूं, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं कि योजनाएं प्रॉपर क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है ना। तो महिलाओं का मुद्दा हमेशा ही एक क्या रहा है, ज्वलन समस्या बनी रही है। चलो, स्त्रियों की दशा, तो एक बार आराम से सुन लो, एकदम छोटी सी कहानी के टाइप का, उसके बाद मैं बोर्ड में छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा, तब लिखते जाना। ठीक है, चलो, तो स्त्रियों की दशा में ये लिख लो कि जब ऋग्वेद काल, अभी लिखो मत, है ना, अभी सिर्फ सुन लो। जब ऋग्वेद काल शुरू हुआ और हम देखते हैं वहां के चीजों की से जो हमको जानकारी मिलती है, तब हमें यह पता चलता है कि स्त्रियों की दशा क्या थी, बहुत सही थी। क्लियर है, स्त्रियों की दशा बहुत सही थी। उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, उनको नृत्य वगैरह सीखने का अधिकार था, उनको अपने परिवार में प्रॉपर इज्जत दी जाती थी। यहां तक के जो यज्ञ वगैरह होते थे उनमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार भी था। क्लियर हो गया, ये 4-5 चीज सम्मान वाली बात हो गई। अब एक और लिख लो, उस समय पे, अभी सुनते जाओ, मैं लिख लो बोल रहा हूं, उस समय में विधवा पुनर्विवाह भी होता था। ठीक है, बाल विवाह प्रचलन में नहीं था। याद हो गया, विधवा विवाह प्रचलन में था और बाल विवाह प्रचलन में नहीं था। दहेज की मांग भी नहीं की जाती थी। क्लियर है, सामान्यतः सभी लोग एक शादी करते थे। कुछ लोग जैसे बहुत अमीर परिवार या राजा महाराजा एक से अधिक स्त्रियां भी रखते थे। क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। तो ये स्त्रियों की दशा थी। क्लियर हो गया सबको, लिख लोगे अपने से, या जल्दी जल्दी मैं छोटे पॉइंट्स बोल के लिखवाते जा रहा हूं, आप लिखते जाओ। क्लियर है, लिखते जाओ। स्त्रियों की दशा के अंदर जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं, ठीक है,
पहला पॉइंट लिखो, स्त्रियों को आदर और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। स्त्रियों को आदर आदर तथा सम्मान प्राप्त था। स्त्रियों को आदर तथा सम्मान प्राप्त था। पहला पॉइंट हो गया, सबका हो गया। जो आवाज मेरी सुन के लिख रहे हैं वो बराबर से लिखते जाएं, नहीं तो पीछे छूट जाएंगे। स्त्रियों को आदर तथा सम्मान प्राप्त था। दूसरा पॉइंट लिखो, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा नहीं था। नहीं था, याद रखना। पर्दा प्रथा, बाल विवाह और दहेज प्रथा नहीं था। क्लियर है सबको? तीसरा पॉइंट लिखो, विधवा विवाह। विधवा विवाह होता था। विधवा विवाह होता था, मतलब अगर कोई विधवा हो गया है या विधुर तो उनका विवाह हो जाता था। क्लियर है सबको? चौथा, महिलाओं को शिक्षा तथा नृत्य सीखने की छूट थी। सीखने की आजादी थी या छूट थी? क्लियर है? महिलाओं को शिक्षा तथा नृत्य आदि सीखने की आजादी थी। क्लियर है सबको? पांचवा पॉइंट लिखो, महिलाएं यज्ञ में भाग लेती थी। महिलाएं यज्ञ में भाग लेती थी। भाग भी लेती थी या लेती थी, आपको जो लगे वो लिख सकते हो। क्लियर है यहां पे? यहां तक हो गया। अब एक और लिख लो, छठवा, स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का भी अधिकार था। स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का भी अधिकार था। यह चीज हम और कैसे पुख्ता हो जाती है, जब हमने पढ़ा था सभा, समिति और विदत, तो हमने देखा था सभा में जो महिलाएं भाग लेती थी उनको क्या कहते थे? सभावती कहते थे। और सभा कैसी संस्था थी? एक राजनीतिक संस्था थी। उस हिसाब से ये आराम से आप कह सकते हो कि उस समय की राजनीति में महिलाओं को भाग लेने की आजादी थी। क्लियर हो गया यहां पे? और लास्ट पॉइंट लिख लो, संभवतः एक ही विवाह किया जाता था, पर राजा या सामंत एक से अधिक स्त्रियां रखते थे। स्त्रियां रखते थे। क्लियर है? चलो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लो, मैं मिटा दूंगा। ठीक है? स्त्रियों की दशा सबको समझ में आ गई। सबसे पहले हम बताएं, स्त्रियों को आदर तथा सम्मान प्राप्त था। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा कुछ भी नहीं था। ठीक है? महिलाओं को विधवा पुनर्विवाह करने का आजादी थी। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने की आजादी थी। उन्हें नृत्य संगीत में भाग लेने की आजादी थी। उन्हें राजनीति में पार्टिसिपेट करने की आजादी थी। ठीक है? चलो इसको मिटा लो। पहला पॉइंट था हमारा पारिवारिक दशा, दूसरा हमारा पॉइंट था स्त्रियों की स्थिति। अब तीसरा पॉइंट डाल लो, पहनावा। पहनावा मतलब वो क्या पहनते थे, कैसा पहनते थे, वो सारी चीजें। भोजन तथा पहनावा। भोजन तथा पहनावा। तीसरा पॉइंट डाल लो, भोजन तथा पहनावा। भोजन तथा पहनावा। ठीक है?
चलो, गेहूं उनका मुख्य भोजन था, गेहूं उनका मुख्य भोजन था, गेहूं उनका मुख्य भोजन था। दूध और दही से बनी वस्तुएं यूज करते थे, दूध तथा दही का प्रयोग करते थे, दूध तथा दही का प्रयोग करते थे। मैं शॉर्ट पॉइंट लिख रहा हूं, मैम आपको साइन लैंग्वेज में जो बता रही हूं उस हिसाब से आप लिखना, ये कीवर्ड्स लिख रहा हूं। गेहूं उनका मुख्य भोजन था, दूध एवं दूध से बनी वस्तुएं लेते थे, दाल एवं सब्जियों का भी प्रयोग करते थे, दाल एवं सब्जियों का प्रयोग करते थे, दाल एवं सब्जियों का प्रयोग, एक और पॉइंट लिख लेना और ये याद रखना, ये मांसाहारी थे, मतलब मांस भी खाते थे, मांस का सेवन भी करते थे। क्लियर है? मांस का सेवन भी करते थे, मांस का सेवन भी करते थे। क्लियर हो गया सबको? इनका मुख्य पेय सोम था, मुख्य पेय, इनका मुख्य पेय सोमरस था। ये सोमरस क्या है मेरे को भी नहीं पता। इनका मुख्य पेय सोमरस था। ठीक है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट लिख लेना, आर्य नमक एवं मछली नहीं खाते थे, नमक एवं मछली नहीं खाते थे, नमक एवं मछली नहीं खाते थे। आर्य नमक एवं मछली का सेवन नहीं करते थे, या आर्य नमक एवं मछली नहीं खाते थे। ठीक है, चलो अब मैं इनके पहनावे में 3 वर्ड लिख रहा हूं। पहला लिख रहा हूं नीवी, पहला हो गया नीवी, दूसरा हो गया वासठ और तीसरा हो गया अभिवासट। पहला नीवी, दूसरा वासठ और तीसरा अभिवासट। ठीक है, नीवी जो था कमर के नीचे पहनने वाला कपड़ा था, कमर के नीचे पहनने वाला कपड़ा। नीवी जो था वो कमर के नीचे पहनने वाला कपड़ा था। वासठ जो था कमर के ऊपर पहनते थे। पहनने वाला कपड़ा था। वासठ कमर के ऊपर पहनने वाला कपड़ा था और अभिवासट ओढ़ने वाला कपड़ा था, ओढ़ने वाला कपड़ा था। क्लियर हो गया सबको? चलो एक बार फिर से मैं नॉर्मल आपको रिपीट कर दे रहा हूं, रिकॉल कर दे रहा हूं, उसको आप लोग याद रखना। हम उसके बाद सीधा क्या आ गए, अभी हम सामाजिक जीवन में चल रहे हैं और सामाजिक जीवन में ही हम एक छोटी छोटी चीजों को क्या करेंगे, नोट करते हुए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कभी अचानक से एग्जाम में आ जाता है आर्यों का मुख्य पेय रस क्या था, तो आपको याद होना चाहिए आर्यों का मुख्य पेय रस क्या था, सोमरस था। क्लियर हो गया? आपको ऑप्शन में दे देगा एमसीक्यू में, आर्य क्या क्या खाते थे। आपके ऑप्शन में रहेगा गेहूं रहेगा, जौ रहेगा, मछली रहेगा, नमक रहेगा। आपको याद रखना है केवल गेहूं और जौ, मछली और नमक नहीं लेते थे। तो ये इस प्रकार का क्या बनता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनता है किसी भी एग्जाम में। क्लियर है? चलो हम इनके भोजन और पहनावे की बात कर रहे थे, तो गेहूं इनका मुख्य भोजन था। ये जौ भी खाते थे, याद रखना ना, जौ की भी खेती करते थे और खाते थे। उसके बाद दूध तथा दही का प्रयोग करते थे। ये नमक तथा मछली का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते थे, मांस का सेवन करते थे और इनका मुख्य पेय सोमरस था। यहां तक सबको क्लियर हो गया? उसके बाद पहनावे की बात करते हैं, तो हमने वहां आर्यों के 3 किस्म के कपड़ों की बात जो है हमने की है यहां पे। तो उन तीनों के नाम क्या थे? पहले का नाम था नीवी, नामे बड़ी की मात्रा नी, वामे बड़ी की मात्रा वी, नीवी, जिसका मतलब होता है कमर के नीचे पहनने वाला कपड़ा। दूसरा था वासट,
वा में आ की मात्रा वा, सरोते के सा और टमाटर के टा, वासट। वासट जो था कमर के ऊपर पहनने वाला कपड़ा था, और अभिवासट, अभिवासट जो था वो ओढ़ने वाला कपड़ा था। क्लियर हो गया यहां तक सबको? तो उनका भोजन और पहनावा आपको समझ में आ गया। ऋग्वैदिक काल में क्या था? चलो अब आ जाते हैं शिक्षा और वर्ण व्यवस्था पर। शिक्षा और वर्ण व्यवस्था पर। शिक्षा और वर्ण व्यवस्था पर सभी आ जाओ। शिक्षा और वर्ण व्यवस्था पर हेडिंग डाल लो, शिक्षा और दूसरी हेडिंग डाल लो वर्ण व्यवस्था। ठीक है, ठीक है। चलो शिक्षा और वर्ण व्यवस्था। ठीक है, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो उस जमाने में यानी कि ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में शिक्षा की कैसी परंपरा थी? नैतिकता, बौद्धिक विकास, ये सबसे संबंधित उनको शिक्षा का क्या था? प्रावधान था। और याद रखना उस वक्त में गुरुकुल परंपरा विद्यमान थी। ठीक है, एक ही पॉइंट इसमें आप लिख लो, गुरुकुल परंपरा विद्यमान थी। गुरुकुल परंपरा विद्यमान थी। गुरुकुल परंपरा विद्यमान थी। गुरुकुल परंपरा विद्यमान थी। और शिक्षा कैसी दी जाती थी इनको? बौद्धिकता एवं नैतिकता की, बौद्धिक विकास एवं नैतिकता से संबंधित, बौद्धिक विकास एवं नैतिकता से संबंधित। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा शिक्षा। चलो वर्ण व्यवस्था भी बहुत छोटा सा है, एक बार सुन लेना। ठीक है, वर्ण व्यवस्था में कौन से 4 वर्ण हैं आप सबको पता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये जो वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था, ऋग्वैदिक काल में प्रचलन में वर्ण व्यवस्था जो थी ना, वो कर्म आधारित थी। ठीक है, छुआछूत ये सब बिल्कुल भी नहीं था। ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था थी कर्म आधारित थी। और सबसे पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। क्लियर है? ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था में लिख लेना, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त दशम मंडल में, मतलब 10वें मंडल में, दशम मंडल में वर्ण व्यवस्था का सबसे प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था का ऋग्वेद के पुरुष सूक्त दशम मंडल में वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था में कौन से चतुर्धर्म थे आप लिख लो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चौथा शूद्र। क्लियर हो गया? वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी, वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी, वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी। क्लियर हो गया?
वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी। सब हो गया। तो यहां पे हमारा सामाजिक जीवन जो होता है, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन, यहां पे हम संपूर्ण रूप से इसको खत्म करते हैं। अब हम थर्ड क्या शुरू करेंगे, आर्थिक जीवन। सबसे पहले हमारा क्या खत्म हो गया है, सामाजिक जीवन। सबसे पहले हमारा राजनीतिक जीवन खत्म हुआ, उसके बाद हमारा क्या हुआ, ये सामाजिक जीवन भी यहाँ पे क्या होता है, या सामाजिक दशाएं भी क्या होती है, खत्म होती है। उसके बाद राजनीतिक दशा है जो कि बहुत छोटा सा है, इसलिए उसको अपन अभी कंप्लीट कर लेते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो जल्दी से, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ठीक है, तीसरा लिखो, तीसरा लिखो आर्थिक दशा। अभी मैं बताऊंगा, अभी बस ऐसे लिख दे रहा हूं। ठीक है, आर्थिक जीवन में नॉर्मल लिख लो। आर्थिक जीवन का मतलब क्या होता है, अर्थ से संबंधित, मतलब उनके खर्चे, उनके सारी चीजें कैसे चलती थी। ठीक है, तो आर्यों के तरफ जब हम आर्थिक दशा की बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन, तो जो आर्य थे उन्होंने सबसे पहले अपना आर्थिक जीवन किस पे निर्भर किया, उन्होंने फसल उत्पादन को, खेती को और पशुपालन को अपने जीविकोपार्जन का साधन बनाया। क्लियर है, पशुपालन और खेती को अपना जीविकोपार्जन का क्या बनाया, साधन बनाया। क्लियर हो गया। एक और पॉइंट इसमें याद रखना कि आर्य जो है वो जौ को उगाते थे, जा में औ की मात्रा जौ को उगाते थे। और एक और पॉइंट महत्वपूर्ण है कि आर्य चावल से परिचित नहीं थे। ठीक है, चावल से परिचित नहीं थे। क्लियर हो गया। चलो, उसके बाद हम बोलते हैं पशुपालन। तो इनका महत्वपूर्ण व्यवसाय ही था, क्या था, पशुपालन था। मतलब पशु को पालते थे, उससे दूध दही जो भी निकलता था उसको खाते थे, उसी को खेत जोतने और बाकी चीजों में भी क्या करते थे, प्रयोग करते थे। क्लियर हो गया यहां पे। अब लिखो, आर्य जो थे गाय, बैल, भैंस, बकरी, इन सभी को पालते थे और विनिमय मतलब जो खरीदी बिक्री होती थी उसके लिए क्या करते थे, गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में भी करते थे। गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में भी करते थे। और युद्ध का प्रमुख कारण गायों की गवेषणा होती थी। मतलब गायों को ही, मतलब जिसके पास ज्यादा गाय है वो बहुत अमीर, जिसके पास कम गाय है वो थोड़ा सा कम संपन्न, ऐसी वाली चीज थी। और अगर उनको जैसे एक खेत खरीदना है तो खेत के बदले में मैं क्या दूं, तो वो पैसा नहीं रहता था, तो वो पैसे के बदले एक गाय देते थे, तुम मेरी ये गाय ले लो, उसके बदले में ये खेत दे दो। ठीक है, तो गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में करते थे। क्लियर हो गया, यहां तक सबको क्लियर। चलो, व्यापार और वाणिज्य की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य की भी बात कर लेते हैं। तो व्यापार और वाणिज्य को सुन लो। व्यापार जो था, फणी, वहां पे ना एक वर्ग था, उस वर्ग को क्या बोलते थे, फणी वर्ग। फणी वर्ग ये मुख्यतः क्या होते थे, व्यापारी होते थे। व्यापार जो था फणी वर्ग के हाथों में था। व्यापार फणी वर्ग के हाथों में था। उन्हें वेंकनाद या सूदखोर भी कहते थे। व्यापार फणी वर्ग के हाथों में था, जिन्हें वेंकनाद या सूदखोर भी कहते थे। क्रय विक्रय के लिए विनिमय प्रणाली क्या आ गई थी, उपयोग में आ गई थी। क्रय विक्रय के लिए विनिमय प्रणाली उपयोग में आ गई थी। निष्क, ना में छोटी की मात्रा नी,
आधा षटकोण के शाह और कबूतर के का निष्क विनिमय की इकाई थी। निष्क विनिमय की इकाई थी मतलब निष्क नाम का कुछ रहा होगा जिसको वो पैसा या वो बोल के उसको देते थे और उससे सामान ले लेते थे। ठीक है, विनिमय प्रणाली भी क्या हो गई थी, अस्तित्व में आ गई थी। और निष्क नाम याद रखना और इसको लिख भी लेना। निष्क विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता था। निष्क विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता था। इसको लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैम ने साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया है और मैंने बहुत ही धीरे धीरे इसको एक बार रिपीट कर दिया है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बस ऐसी नॉर्मल रिपीट कर दे रहा हूं, आप देख लो, है ना। आर्थिक जीवन में मैं बताया कि आर्यों के आर्थिक जीवन का मुख्य साधन क्या था, खेती किसानी और पशुपालन। ठीक है, वो जौ को उगाते थे, क्लियर है, वो चावल से परिचित नहीं थे और वो पशुपालन करते थे। तो पशुपालन में भी वो क्या करते थे, गाय भैंस बकरी ये सब चीज पालते थे, गाय को भी पालते थे। ठीक है, और गाय का मुख्य उपयोग वो विनिमय के रूप में भी करते थे, मतलब मुद्रा के रूप में भी करते थे। उनको कोई खेत वेत खरीदना होता था तो वो एक गाय देके दूसरे से खेत खरीद लेते थे या किसी से गाय लेके अपना खेत बेच देते थे। क्लियर हो गया। जब हम व्यापार और वाणिज्य की बात करते हैं तो व्यापार और वाणिज्य फणी वर्ग, एक वहां पे वर्ग था व्यापारी वर्ग, जिसको वहां पे ऋग्वैदिक काल में फणी कहा जाता था। फल के फा और गणित वाला ड़ी में छोटी की मात्रा, फणी। फणी वर्ग के हाथों में क्या था, व्यापार था। और विनिमय प्रणाली उस समय धीरे से क्या हो गया था, अस्तित्व में आ गई थी। और विनिमय के रूप में हम किसका, माध्यम के रूप में किसका प्रयोग करते थे, तो वो था निष्क। निष्क का प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में भी किया जाता था। क्लियर हो गया यहां तक सबको। चलो, अब ऋग्वैदिक कालीन कुछ नदियां थी जिनका नाम अलग अलग है, उसको मैं कल बताऊंगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया ना। तो हमारा सबसे पहले क्या था, राजनैतिक जीवन, वो खत्म हो गया। दूसरा हमारा सामाजिक जीवन था, वो खत्म हो गया। और तीसरा हमारा आर्थिक जीवन था, वो भी खत्म हो गया। क्लियर है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा व्यवसाय था, क्या नाम बोलते थे, कौन कौन सी नदियां थी उसको क्या नाम बोलते थे। जैसे रावी नदी को उस समय परुष्णी नदी बोलते थे। तो वो कुछ नदियों के नाम हैं जो मैं आपको लाइन से लिखवा दूंगा, उसको नोट कर लेना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों से, एक क्वेश्चन है आप सब लोगों से। आज जैसे धनतेरस है, बच्चों की उपस्थिति थोड़ी सी कम है, आप बताओ कल क्या करना है, कल आप लोग क्लास आओगे या नहीं। तो कल सैटरडे को भी फिर हम लोग क्लास आके ले लेंगे। आप लोग एक बार इन्फॉर्म करो कल क्लास आओगे या नहीं, हम लोग वेट कर रहे हैं मैसेज का, है ना। कल क्लास आओगे या नहीं एक बार मैसेज में बता दो। क्या है, सभी को फेस्टिवल मनाना है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। आप लोग देख लो, जैसा बोलोगे वैसा करते हैं फिर, क्योंकि गवर्नमेंट की हॉलीडे संडे से ही शुरू है हमारी। अगर आप लोगों की कॉलेज की छुट्टी लग गई है, घर चले गए हो या कुछ है तो इन्फॉर्म करो। शुभकामनाएं और गुड नाइट।